हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 26 अगस्त। तो दोस्तों, मैं यहां पर ये जो भी पत्रिका की सीरीज़ अभी चल रही हैं, यहां पे RPSC, RSM, SSB और जो भी अन्य परीक्षाओं के विद्यार्थी तैयारी करें राजस्थान के अंदर, उनका कुछ भी करंट अफेयर्स में नहीं छूटेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टैटिक पार्ट भी मैं यहाँ पे कवर करता हूँ वीडियोज़ के अंदर। तो सभी के सभी परीक्षार्थी निश्चिंत रहें, आपका कुछ भी करंट अफेयर यहाँ पे मिस नहीं होगा। बस आप वीडियोज़ को रेगुलर फॉलो कीजिएगा, आप डेफिनेटली विन पाएंगे अपने एग्जाम्स के अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। देयर इज़ लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर 1 पे न्यूज़ है। यहाँ पे आपने नाम सुना होगा बालाकोट स्ट्राइक जो हुआ था, उसके बाद पुलवामा 2। तो यहाँ पे उस समय जो ये घटना हुई थी उसके लिए एक NIA गठन किया गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसकी हम बात करते हैं आज, क्या होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कब बनी थी। तो आपने सुना होगा मुंबई के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ था 2008 में। उसके बाद इस एजेंसी को बनाया गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये एजेंसी भारत में आतंकवाद संबंधी मामलों की जाँच करने का काम करती है। भारत के बाहर भी जाँच कर सकती है ये एजेंसी, और बिना किसी राज्य की अनुमति के ये जाँच कर सकती है किसी भी राज्य में। जैसे कि CBI जो होती है, अगर उसे किसी राज्य के अंदर जाँच करनी होती है तो संबंधित राज्य से परमिशन लेनी होती है उसके लिए उसे, तब वो जांच कर सकती है। लेकिन NIA के मामले में इसको जांच करने का पूरा अधिकार है, और ये एक सांविधिक निकाय है। इसका मतलब है कि एक्ट के थ्रू बनाई गई है। तो 2008 में इसके लिए एक्ट बनाया गया था, उसके थ्रू बनाई गई, पार्लियामेंट से पास है ये। अब 2019 में इसमें कुछ बदलाव किया गया है NIA के एक्ट में। तो उसमें इसके क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया गया है। क्षेत्राधिकार कैसे बढ़ाया गया है, तो इसमें नकली करेंसी को भी शामिल कर दिया गया है, मानव तस्करी हो गया, साइबर आतंकवाद को भी इसमें कर दिया गया अभी शामिल, और अभी एक व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट इसमें शामिल कर दिया गया है, क्योंकि पहले आतंकवादी किसी संगठन को घोषित किया जाता था, अभी लेकिन आतंकवादी एक व्यक्ति को भी घोषित किया जा सकता है 2019 में बदलाव के बाद। तो ये सारा कुछ इसमें बदलाव किया गया है, इंपॉर्टेंट है, जाना जरूरी है आपके लिए। आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे न्यूज़ है। यहाँ पे बात की जा रही है कोरोना से रिलेटेड मशीन भारत में आयात की गई है अमेरिका से। तो इसका नाम है कोबोस 8800, कोबोस 8800। तो ये मशीन आनी थी राजस्थान के लिए, लेकिन बिहार में अभी चुनाव है, तो वहाँ पे लोगों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए वहाँ की सरकार ने ये मशीन्स वहाँ पे अभी सप्लाई कर दी है इनकी बिहार के अंदर, ताकि वहाँ लोगों को कोरोना की जांच ज़्यादा मिल सके। तो ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल इसमें थोड़ा सा एक न्यूज़ कवर की गई है, लेकिन अपने को जानना जरूरी है कि वो मशीन का नाम क्या है, कहाँ से आई है। राइट, आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज़ है, अच्छी खबर है ये। तो भारत में पहला CNG बायोपंप स्टार्ट कर दिया गया बनासकांठा, गुजरात के अंदर। तो CNG जो बायोपंप स्टार्ट किया गया है, ये बेहद ही अच्छी एक पहल है, क्योंकि इससे GH गैसेज जो है, ग्रीन हाउस गैसेज, उसमें कमी आएगी अगर इस प्रकार के हम नए नए प्रयास करते रहेंगे भारत के अंदर। राजस्थान के अंदर भी हम देखें तो हमारे जट्रोफा है वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, उससे जट्रोफाल से बायोफ्यूल बनाने का काम किया जा रहा है, वो यही सारा काम करेगी आगे जाकर। तो एक अच्छी पहल है भारत के अंदर। आगे देखते हैं। पेज नंबर पर एक और न्यूज़ है। यहाँ पे बात की जा रही है ग्रेटा थनबर्ग, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक बेहतरीन कार्यकर्ता है। इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा अभी पिछले हाल ही के 1 साल में। तो इनका संबंध स्वीडन देश से है, ये स्वीडन देश से बिलोंग करती हैं, और इनको ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है। तो इनका आपने UN असेंबली में एक लेक्चर भी सुना होगा, बहुत शानदार इन्होंने दिया था कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के गवर्नमेंट क्या कर रही है दुनिया के अंदर। ये बहुत अच्छा इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था वहाँ पे, तो इसकी काफ़ी तारीफें भी हुई थी। तो आपको जानना जरूरी है ग्रेटा थनबर्ग कौन है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं। पेज नंबर 3 पर न्यूज़ है। यहाँ पे ये बात की जा रही है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल की। तो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल 200 किलोमीटर लंबी कैनाल है, इंदिरा गांधी की सहायक है। ये इंदिरा गांधी नहर जो है उसकी सहायक है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल। जोधपुर में पानी की सप्लाई का काम करती है। ये इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है आपके लिए कि राजीव गांधी की लिफ्ट कैनाल किसकी सहायक है। राइट, तो यहाँ पर इसकी न्यूज़ कवर की गई है ये। आगे देखते हैं। पेज नंबर 6 पे न्यूज़ बात की जा रही है यहाँ पे भारतीय कांग्रेस पार्टी की। तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित कुछ इसमें जिक्र किया गया है एडिटोरियल में, लेकिन यहाँ पे अपने काम का कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। तो उसके संस्थापक का नाम है A.O. ह्यूम, और इसकी पहली बैठक हुई थी मुंबई के अंदर, जिसकी अध्यक्षता की थी रमेश चंद्र बनर्जी ने, जो कि प्रथम पारसी व्यक्ति हैं। सॉरी, पारसी नहीं, ये प्रथम क्रिश्चियन है। ये प्रथम क्रिश्चियन व्यक्ति जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें 2 सिद्धांत काम करते हैं, तड़ित चालक का सिद्धांत और सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि तड़ित चालक का सिद्धांत और सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है सारी एडिटोरियल में कि अभी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बना रहेगा आगे, जो कि कांग्रेस की कमान संभाल सके, जो कि गांधी परिवार से बाहर का हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना संबंधी आपने 1907 का एक सूरत अधिवेशन भी सुना होगा, जिसे कि कांग्रेस की फूट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये इंपॉर्टेंट इनके जो अधिवेशन है उनको देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने छोटी सी न्यूज़ कवर की है। आगे देखते हैं।
पेज नंबर 7 बात कर रहा है यहाँ पे नई जो शिक्षा नीति आई है उससे संबंधित कुछ यहाँ पे बातें की जा रही हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि भारत में पहली नीति जो आई थी वो 1968 में आई थी, कोठारी कमीशन की सिफारिश के बाद, राइट। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में 1986 में आई थी, जिसमें कि 1992 में बदलाव किया गया, और उसके बाद नई शिक्षा नीति अब 2020 में आई है। तो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए पूरे के पूरे क्रम में किस किस प्रकार से शिक्षा नीति आई है भारत के अंदर। उसके बाद 2002 में हम देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान आया था भारत के अंदर, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, और इसके बाद शिक्षा का अधिकार एक एक्ट बन गया था 2009 में। इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि उनसे कोई फीस नहीं वसूली जाती है। इसी के आधार पर संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A जोड़ दिया गया, जो कि आपको फंडामेंटल राइट देता है कि आपको शिक्षा मिलनी चाहिए और फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, राइट। तो ये सब कुछ इसमें किया गया है। अब नई शिक्षा नीति 2020 में बात की जा रही है कि जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा शिक्षा के ऊपर। तो यहाँ पे ये एडिटोरियल में बात यही कर रहे हैं कि ये कोरी कल्पना है कि भारत में सरकार 6% खर्च कर देगी शिक्षा के ऊपर, क्योंकि भारत में गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं देती है शिक्षा को लेकर के। केवल 2.5 से 3% अभी तक खर्चा हम देखा गया है शिक्षा के ऊपर जीडीपी का। तो ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। इवन जो शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 में लाया गया था, इसके अनुसार भी लोगों के जो गवर्नमेंट को, राज्य गवर्नमेंट को जो फंड दिया गया है वो भी उन्होंने पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है। तो मतलब सरकारों को प्रभावी रूप से कदम उठाने की जरूरत है ताकि भारत के अंदर क्वालिटी एजुकेशन लाई जा सके और इस लोगों को एजुकेशन मिल सके और अच्छी कीमत पे, मतलब सस्ती कीमत में मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके। आगे देखते हैं, पेज नंबर 9 पे न्यूज़ है यहाँ पे। तो ये बात की जा रही है कि जो नकली नोट छापने से संबंधित बात की जा रही है, आरबीआई संबंधित है। तो मैं बता दूं कि नकली नोट जितने भी छापे जाते हैं उससे महंगाई पर असर पड़ता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है यदि इकोनॉमी के अंदर नकली नोट आते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ देखते हैं कि जो भी नोट छापने की प्रेस है भारत के अंदर, उनके नाम देख लेते हैं हम यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। करेंसी प्रेस नोट है नासिक महाराष्ट्र के अंदर, बैंक नोट प्रेस देवास एमपी के अंदर है। इन दोनों ये जो दोनों प्रेस हैं इनका कंट्रोल करती है भारत सरकार। इसके अलावा 2 और हैं, इनका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये है मासूर कर्नाटक के अंदर और सलबोनी पश्चिम बंगाल के अंदर। ये 2 हैं, इनका जो कंट्रोल है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो 2 का कंट्रोल करती है भारत सरकार और 2 का आरबीआई करती है। तो जानना बेहद जरूरी है कि करेंसी छापने वाली प्रेस है भारत के अंदर वो कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सी है, क्या नाम है उनके। आगे देखते हैं, पेज नंबर 9 पे बात है स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है ये। तो नोवाक जोकोविच बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हैं ये, और सर्बिया देश से इनका संबंध है। तो हाल ही में इनकी ये भी एक पिक्चर आई है, यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। तो इन गर्दन में दर्द के कारण भी इन्होंने पूरा का पूरा जो मैच है वो जीत गए हैं ये। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नोवाक जोकोविच काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि कौन से किस देश से संबंधित है और किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं ये। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे न्यूज़ जो है सतलज नदी की बात की जा रही है। तो हम देखते हैं सतलज नदी कहाँ से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत की राका झील से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश के शिपकीला दर्रा से। हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रा है, उसके थ्रू ये भारत में प्रवेश कर जाती है सतलज नदी। अब सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है, उसके बाद ये मिल जाती है आपकी चिनाब नदी में पाकिस्तान में, राइट। और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है व्यास नदी, यानी कि सतलज नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है व्यास नदी। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में नाथापा जाखड़ी परियोजना है और पंजाब के अंदर भाखड़ा नांगला डैम है। तो इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फैक्ट्स जानना जरूरी है आपके लिए, यहाँ पर न्यूज़ इसकी कवर की गई है। आगे देखते हैं हम, पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है इंटरपोल रिलेटेड न्यूज़ है, रेड कॉर्नर नोटिस से संबंधित न्यूज़ है। तो जो नीरव मोदी उनकी वाइफ के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है ईडी, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने अनुरोध किया है इसके लिए। तो भारत के अंदर जो सीबीआई है वो इंटरपोल की एक विंग जो होती है वो सीबीआई है भारत के अंदर। तो अगर भारत के अंदर कोई भी क्राइम किसी के द्वारा किया गया है और वो भारत देश छोड़ के भाग जाता है तो उसके लिए फिर रिपोर्ट की जाती है सीबीआई को। सीबीआई के इसके लिए रिक्वेस्ट करता है इंटरपोल को, उसके बाद इंटरपोल इसको पब्लिश कर देता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। तो संबंधित जो भी कंट्री है वहाँ पे ये नोटिस जारी हो जाता है, उसके लिए वहाँ की पुलिस उसके ऊपर उसी अपने नियम के अनुसार कार्रवाई करती है। तो इसको कहते हैं रेड कॉर्नर नोटिस। इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस जो भी कंट्री इंटरपोल को साइन कर लेती है, इंटरपोल का जो कन्वेंशन है उसको साइन कर लेती है, तो उसी के ऊपर इंटरपोल के नियम लागू होते हैं। अगर भारत, जैसे कि नीरव मोदी वाले केस में, नीरव मोदी यूके के अंदर है, तो नीरव मोदी को पकड़ने के लिए यूके की पुलिस वहाँ पे एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि यूके और भारत दोनों ही इंटरपोल के सदस्य हैं। इंटरपोल जो कन्वेंशन है, समझौता है, उसके सदस्य हैं। तो भारत की सीबीआई ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया है रेड कॉर्नर नोटिस के लिए। तो उसके बाद
इंटरपोल इसको पब्लिश करेगा और वहाँ की यूके की पुलिस इसमें एक्टिव होकर इसमें काम करेगी आगे। तो ये पूरा का पूरा काम चलता है इस प्रकार से इंटरपोल का। आगे देखते हैं हम पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रूस ने एक वैक्सीन डेवलप की है कोरोना के लिए, रुस्तम 5। उसके बाद इसने अभी एक और दावा किया है कि ये एक और वैक्सीन बनाने जा रहा है जिसका नाम है एपीवैक कोरोना। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ बन रही है इनके ऊपर कि कोरोना बहुत ही पैंडेमिक फैला हुआ है। तो रूस का नाम, पहले रूस को जाना जाता था यूएसएसआर के नाम से 1990 तक, लेकिन अब उसको जाना जाता है केवल रूस के नाम से। रूस के राष्ट्रपति के नाम है व्लादिमीर पुतिन और राजधानी है इनकी मॉस्को। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है। आगे हम रूस का अभी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देख लेते हैं। तो ये है आपका रशिया। रशिया एक्चुअली दो भागों में आता है, दो महाद्वीपों के अंदर आता है ये। तो ये जो हिस्सा रशिया का ये पूरा का पूरा ये आता है एशिया के अंदर, और ये वेस्टर्न वाला पार्ट है यूरोप के अंदर आता है रशिया का। इसकी कैपिटल मैंने आपको बता दी है मॉस्को। यहाँ पर ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन आता है इसका ये। और ये है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि ये है। बेरिंग जल संधि के बीच में से इंटरनेशनल डेट लाइन होकर गुजरती है, जिसको कि 4 बार मोड़ा गया है, 4 बार इसे टर्न किया गया है, मोड़ा गया है काल्पनिक रूप से। तो होता क्या है कि पश्चिम से पूरब की ओर यदि हम जाते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो समय को जोड़ दिया जाता है, और पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर समय को घटा दिया जाता है। यानी कि पश्चिम से पूरब का मतलब यह है कि यदि यूरोप से हम इंडिया की ओर आते हैं तो समय को जोड़ दिया जाएगा, और यदि हम भारत से यूरोप की ओर जाते हैं तो समय को घटा दिया जाता है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड होते हैं कि आप किस जोन में चले जाते हो। भारत पूरे पृथ्वी के अंदर 24 टाइम जोन है। तो आई होप कि इस मैप के थ्रू आपको समझ में आया होगा रशिया का लोकेशन, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।